नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए अगला वीडियो यानी तीसरा वीडियो भाग 3। तो इसमें हमने जो पहले वाले वीडियो हैं उन वीडियो में 105 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। और आगे शुरू करें इससे पहले जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और विभिन्न परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर करते रहें। एक एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक करने में आप कंजूसी नहीं बरतें। तो देखिए, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। तो इसका उत्तर था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इसके बारे में मैंने कुछ बातें भी आपको इससे पिछले वीडियो में बता दिया था। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है कबीर के उपदेशों का जो संग्रह है वो क्या है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दे रखा है, ए में है शब्द, दूसरा में है बीजक और तीसरा है गुरु ग्रंथ साहिब। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा बीजक, यानी ऑप्शन बी होगा बीजक। कबीर जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता इनको माना जाता है और इनके जो संग्रह हैं उनको बीजक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 107 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का जो श्रेय है वो किसको है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उत्तर भारत में देखिए, जो भक्ति आंदोलन उसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में, तो उत्तर भारत में इसको लेके आने वाले जो प्रमुख संत थे वो थे रामानंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामानंद। और रामानंद पहले संत थे जिन्होंने अपने जो उपदेश है वो किस भाषा में दिए, हिंदी में दिए। तो हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले पहले संत भी पूछे तो भी उत्तर क्या होगा, रामानंद। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता, देखिए जो भक्ति आंदोलन थे उनको तरह तरह के तरीकों से वो लेकर के आ रहे थे, तो उनमें कीर्तन को अपना माध्यम बनाया भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए। तो वो संत थे चैतन्य महाप्रभु, ये आपको याद रखना है, चैतन्य महाप्रभु। तो कीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन हुए, चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन होगा बी। इसके बाद है नामदेव कहाँ के संत थे। नामदेव बहुत ही प्रसिद्ध संत थे और ये संत थे महाराष्ट्र के। तो बहुत ही प्रसिद्ध संत थे नामदेव। तो ये संत है महाराष्ट्र के। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो देखो, अद्वैतवाद इसके प्रतिपादक थे, इसका ऑप्शन होगा शंकराचार्य, यानी ए ऑप्शन होगा। इसको देखिए, देखो द्वैत जो है ना, द्वैत, तो आप राक्षस से इसका अनुमान लगाते हैं। अद्वैतवाद देखो, जैसे हम करते हैं कि भेदभाव, समाजवाद, इस तरह से जातिवाद। तो अद्वैतवाद यानी राक्षसों के साथ भी इन्होंने भेदभाव नहीं किया। जो राक्षस थे जैसे रावण वगैरह, जो वो शंकर की ही पूजा करते थे, क्योंकि उनको पता है शंकर जो अद्वैतवाद रखता है, यानी द्वैतों में भेदभाव नहीं रखता है। इस तरह से देखो, याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं इसमें। तो अद्वैतवाद आ जाए तो क्या करोगे, शंकराचार्य करोगे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, अगला क्वेश्चन है ये। तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ वो देखिए ननकाना साहिब है, तलवंडी पाकिस्तान में। तो इसका उत्तर होगा डी। तो डी ऑप्शन हो जाए तलवंडी, ये ननकाना साहिब ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। गुरु नानक साहब, जो गुरु नानक कौन थे, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक। इसके बाद देखिए, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन है। तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर जो है 1526 में इसने मुगल वंश की नींव डाली भारत में। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन हमारा, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी। तो देखिए, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी वो किस में लिखी, तुर्की भाषा में लिखी। किस में, यानी मूल रूप से तुर्की भाषा में थी। और चूंकि जो मुगलों की जो भाषा रही है वो थी फारसी, तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो वो कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना। ये आपको अच्छे, अब्दुल रहीम, रहीम के दो है तो सुनते हैं वही रहीम है ये, अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना इसकी उपाधि थी। तो इन्होंने जो है वो तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है, शेर खान ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, खानवा का युद्ध दे रखा है, खानवा से कोई मतलब नहीं है, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये देखिए, तो शेर खान ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया। तो ये दोनों ही युद्ध महत्वपूर्ण है। दोनों ही युद्ध, ये 1539 में युद्ध होता है और ये 40 में युद्ध होता है, कन्नौज या बिलग्राम का। और इन दोनों ही युद्धों में शेर खान ने और हुमायूं को पराजित किया। लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, तो किस युद्ध में हुमायूं ने पराजित किया। देखो दोनों में ही। अगर ये प्रश्न पूछ रहा शेर खां, देखो उसके बाद ये शेर शाह सूरी हो जाता है, शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। तो इसमें उत्तर आ सकता है कौन सा, चौसा का युद्ध।
अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें ये पूछना था कि शेर खान ने किस पहला युद्ध या ये निर्णायक विजय किस युद्ध में प्राप्त की, तो इसका उत्तर होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ये ध्यान में रखना है। और पहला युद्ध क्या था, चौसा का युद्ध। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी इन्होंने, पूछा नहीं। यहाँ यह था कि अंतिम रूप से पराजित किस युद्ध में किया, तो उसका उत्तर होता कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और इस युद्ध के बाद हुमायूं को देश छोड़ना पड़ा और निर्वासित जीवन लगभग 15 साल तक वो देश से बाहर रहा और बाहर रह करके उसने जीवन यापन किया। इससे अगला है हुमायूंनामा की रचना किसने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हुमायूंनामा की रचना किसने की। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे दिया रोशन आरा, अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम। तो इसका उत्तर होगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी, ये हुमायूं की बहन थी। इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये बाबर की पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। ये आपको याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है शेरशाह का मकबरा कहाँ बना हुआ है। शेरशाह जिसने हुमायूं को पराजित किया, इसका मकबरा है सासाराम बिहार में। तो सासाराम स्थान है बिहार में, यहाँ इसका मकबरा बना हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर सही होगा। अकबरनामा की रचना किसने की, तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने या आयन अकबरी भी कह सकते हैं। तो अबुल फजल ने इसकी रचना की। जो राजस्थान से रिलेटेड बच्चे हैं उनको मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो अबुल फजल है, अगर ये पूछा राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो मोहनोत नैनसी, जिसने नैनसी ख्यात लिखी, राजस्थान के बच्चे ही इस बात को समझ पाएंगे, बाकी को सुना हुआ नहीं है। तो अबुल फजल इसको कहा जाता है, किसको, मोहनोत नैनसी को। तो अकबरनामा इसका उत्तर क्या होगा, अबुल फजल। इससे आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 118वां जो क्वेश्चन है वो देखिए 117 18वां। इसके बाद देखिए 118वां जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है, इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्ध है ये। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध 1576 में, जून 1576 में, और ये हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में है। 1576 में युद्ध हुआ अकबर और महाराणा प्रताप। इसमें एक बात और भी याद रखना, अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था और महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हकीम खां सूर था। तो इस तरह से दोनों के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है और इसमें महाराणा प्रताप विजयी होते हैं। ये ध्यान में रखना है। कहीं कहीं किताबों में अकबर विजयी है, वो बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखना है। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई। देखो न्याय की जंजीर भी बोलते हैं इसको। तो न्याय की घंटी के लिए कौन प्रसिद्ध था, ये प्रसिद्ध था जहांगीर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ये इसका उत्तर होगा जहांगीर। तो जहांगीर कौन था, ये अकबर का पुत्र था और इसके बचपन का नाम क्या था, सलीम इसका नाम था जहांगीर का। और इसने न्याय की जंजीर आगरा दरबार से और ये यमुना नदी तक इसने लगा रखी थी। और कहते हैं किंवदंती है कि इसके बारे में कि एक बार क्या हुआ कि हाथी ने जो है जंजीर जो है वो हिला दी। तो इस तरह से जहांगीर ने उसकी भी सेवा ससुरवा के लिए 4 आदमी रख दिए। अगला क्वेश्चन है इसमें किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास है वो जहांगीर के काल में होता है। इसीलिए जो जहांगीर है उसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको याद रखना है कि जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल, अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, ये याद रखना है। और इसके बाद जो शाहजहां आएगा वो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके काल में है, जहांगीर के काल में। और जहांगीर ने अपने जो किताब है, जो पुस्तक आत्मकथा तुझो के जहांगीर, इसमें लिखा है कि किसी भी चित्र को देखकर वो चित्रकार का नाम बता सकता है। यहाँ तक कि एक ही चित्र को कई लोगों ने मिलकर बनाया है तो वो बता सकता है आँख इसने बनाई है, बोहें इसने बनाई, नाक इसने बनाया है, इस तरह से बता सकता है। यानी इतना पारखी था। तो चित्रकला का पारखी कौन था, तो वो भी उत्तर होगा जहांगीर। ये आपको अच्छे से याद करना है। किसके काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। देखिए हिंदू मनसबदार, एक प्रश्न यह है मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की, तो इसका उत्तर होगा अकबर, ये याद रखना। लेकिन सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके दरबार में थे, तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब, जिसको हम सोच नहीं सकते। हम सोचेंगे औरंगजेब नहीं होगा, यानी उत्तर औरंगजेब नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें उत्तर क्या आएगा, औरंगजेब ही आएगा। यानी सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे वो औरंगजेब के ही शासनकाल में थे। ये अपने को याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनाया, शाहजहां ने। यानी स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो किसको माना जाता है, शाहजहां काल को माना जाता है। तो शाहजहां ने ही दिल्ली का लाल किला और ताजमहल आगरा का जो है इसने बनाया है। अगला देखो क्वेश्चन आ गया, ताजमहल किसकी याद में बनवाएगा। ताजमहल अपनी जो पत्नी थी इसकी, कौन,
मुमताज़ महल। तो मुमताज़ महल जो है उसकी याद में इन्होंने ये बनवाया, तो आपको याद रखना मुमताज़ महल की याद में बनवाया। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला व्यापारी यानी अंग्रेज कौन था? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो। देखो इन दोनों ऑप्शनों में आपको पढ़ना है, तो इसमें कई बार हम सर टॉमस रो कर देते हैं। देखो ये 1608 में आया था, आपको याद रखना 1608 में, और ये आया था 10 जनवरी सन 1616 में ये आया था। कौन? सर टॉमस रो, और ये 1608 में आया था। तो अगर क्वेश्चन आपको यूं घुमा दे वो कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला व्यापारी जिसने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, तो उत्तर आएगा आपका सर टॉमस रो। लेकिन यहाँ जो है केवल इसने ये पूछा कि पहला व्यापारी वो सफल हुआ या नहीं हुआ, क्या बातें हुई, ये कुछ भी नहीं पूछ रहा, केवल प्रथम व्यापारी पूछा है, तो इसने कैप्टन हॉकिंस आएगा। और इसी कैप्टन हॉकिंस को इसने इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी, किसने? जहांगीर ने। तो इसका उत्तर क्या होगा? कैप्टन हॉकिंस, 1608 में आया था ये। इसके बाद देखिए रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को कहा जाता है। तो ऑप्शन आएगा बी, बी बिल्कुल सही आएगा, रंगीला बादशाह इसको कहा जाता है। देखिए इसके बारे में एक क्वेश्चन और बता दूं आपको कि जो तख्ते ताउस, जो मयूर सिंहासन बोलते हैं, मयूर सिंहासन बहुत सुंदर सिंहासन था, राजा के बैठने का स्थान, और इसको बनवाया था किसने? शाहजहां ने बनवाया था। तो इस पर बैठने वाला पहला शासक कौन था? शाहजहां। और इस पर बैठने वाला अंतिम शासक पूछिए तो क्या आएगा? मोहम्मद शाह आएगा, ये याद रखना है। और मोहम्मद शाह के काल में ही आपको याद रखना है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने, ये प्रश्न भी आ जाए कि नादिर शाह के समय भारत पर शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। और इस नादिर शाह ने आक्रमण करके और मयूर सिंहासन को ये ले गया। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? रंगीला बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। यानी ये रंगीला था, बस मौज मस्ती ऐशो आराम में था ये, इसलिए इसको कोई ध्यान नहीं रहा। इसके बाद किसकी मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी? अष्टप्रधान, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अष्टप्रधान, देखो इससे पहले नवरत्न आए, तो नवरत्न अकबर के भी दरबार में थे, और गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भी था। अब अष्टप्रधान, देखो अष्टप्रधान के बारे में दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है अष्ट दिग्गज, ये पहले क्वेश्चन आ चुका अष्ट दिग्गज, और एक आता है अष्ट प्रधान। तो अष्ट दिग्गज जिक्र आए तो आपको याद रखना है कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। और अष्ट प्रधान जिक्र आए तो ये करना हमें किसके मंत्री परिषद थी? ये शिवाजी। तो शिवाजी के बारे में आप अच्छे जानते हो कि शिवाजी मराठा शासक थे, और इनके पिता शहाजी भोसले और इनकी माता जीजाबाई थी, और बहुत ही बलवान शासक थे ये। कौन? शिवाजी। इसके बाद देखिए अगला है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक, अपना राज तिलक कहाँ करवाया? देखो बहुत अच्छा है शिवाजी के बारे में। तो रायगढ़ का जो किला है, रायगढ़, ऑप्शन डी आएगा इसमें। तो रायगढ़ के किले में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। किसने? शिवाजी ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किसे जाटों का प्लेटो यानी अफलातून कहा जाता है? तो वो कौन था? जाट राजा कौन था? सूरजमल। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। बहुत ही बलवान और साहसी शासक थे महाराजा सूरजमल। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए 129 का जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है? गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरुमुखी लिपि, देखो जिस तरह से हमारी जो भाषा है हिंदी, इस हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और इसमें जो है वो गुरुमुखी लिपि जो सिख भाषा है, जो पंजाबी भाषा है, उसकी गुरुमुखी लिपि उसको बोला जाता है। और इसके जनक कौन थे? गुरु अंगद थे। कौन थे? गुरु अंगद। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपको याद रखना गुरु अंगद इसका उत्तर होगा। अगला है खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक कौन है? देखो खालसा सेना, खालसा पंथ आ जाए या खालसा सेना आ जाए, दोनों में आपको क्या करना है? गुरु गोविंद सिंह आपको करना है। क्या करना है? गुरु गोविंद सिंह, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, गुरु गोविंद सिंह। अगर अकाल तख्त आ जाता तो हर गोविंद करते हम उत्तर, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो ये कौन था? देखिए ये था, इसमें आएगा टिप्पू सुल्तान। ये मैसूर का शासक था टिप्पू सुल्तान। इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का ये सदस्य बना। कौन बना? टिप्पू सुल्तान। कहाँ का शासक था? ये मैसूर का। अगला है भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? देखिए मनसबदार सबसे ज़्यादा किसके काल में थे? ये क्वेश्चन पहले आ चुका, और उस समय में ये बात भी आपको मैंने बताया था
कि मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की। देखो मैंने सब प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इसको आप जरूर पढ़ें, इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है, हर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की, ये किया अकबर ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन आया। तो देखिए जो यूरोपीय व्यापारी थे वो थे पुर्तगाली, सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। तो यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली आए और पहला पुर्तगाली, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें दे दिया कि पहला जो पुर्तगाली व्यापारी था वो कौन था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया। तो कौन था वो था, आपको याद रखिए, वास्को डिगामा। देखो वास्को डिगामा और कोलंबस, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि भारत आने वाला कौन सा था। देखो कोलंबस अमेरिका में का लास्ट में आता, तो अमेरिका से संबंधित है कोलंबस। और भारत में देखो भारत तो वैसे कुछ मिलता जुलता है, तो भारत या वास्को डिगामा, तो इस तरह भारत, तो ये वास्को डिगामा जो है ये पहला पुर्तगाली था भारत आने वाला। अगला क्वेश्चन हमारा, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा कब छीना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि आदिल शाह के अधीन था गोवा और पुर्तगालियों ने इसको छीन लिया। ये कब की बात है, तो ये उत्तर होगा आपका 1510 में। 1510 में इन्होंने कहा बस अब बस करो, ये गोवा जो है हमें दे दो। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया। देखो ये क्वेश्चन आया इसमें कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया, इसका उत्तर आएगा सर टॉमस रो, यानी ऑप्शन होगा डी। और उससे पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा था कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी, तो उस समय सर हॉकिंस हमने उत्तर किया था, तो इसमें क्या आएगा सर टॉमस रो। ये 10 जनवरी सन 1616 में आया था सर टॉमस रो। और ये मैगजीन का जो दुर्ग है अजमेर में, वहाँ, और ये किससे मिला था, जहांगीर से मिला था। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली, तो इसका उत्तर होगा, देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट क्लाइव, नहीं है, जॉब चार्नक, ये बिल्कुल सही है, ये है जॉर्ज चार्नक जो है, इसने कलकत्ता नगर की नींव डाली थी। किसने, जॉब चार्नक ने। इसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपको याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना वो सन 1600 में हो जाती है, सन 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी कि ये भारत सहित जो पूर्वी देश थे उन देशों में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई गई थी, उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया है। तो ये सन 1600 में स्थापना हुई थी, ऑप्शन आएगा इसमें ए, याद रखना ऑप्शन ए। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, और ये युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। तो इस तरह 1760 में ये वांडीवास का युद्ध हुआ था, किस किस के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है इसमें, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो द्वैध शासन की नींव। तो द्वैध शासन देखिए इसमें पहला दे रखा है वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव और कॉर्नवालिस। इसमें देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें उत्तर आएगा सी, यानी रॉबर्ट क्लाइव जो है इसने बंगाल में द्वैध शासन की नींव डाली। देखो पहला बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो भी रॉबर्ट क्लाइव था। देखो इसने द्वैध शासन या दोहरे शासन की प्रणाली की नींव रखी। देखो रॉबर्ट क्लाइव ने रखी द्वैध शासन प्रणाली, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने हटाया हेस्टिंग्स ने ऐसे हटाया, इसने द्वैध शासन को हटाया है और इसने द्वैध शासन को लागू किया है। इस तरह से आपको ये याद करना है। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन अपना 140 के बाद में 141वां जो काम कम कर रहे, क्या बात है। 141वां जो क्वेश्चन है कि पलासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई। तो पलासी, देखो इसको भी मैंने एक बता रहा हूँ कि 1757 की बात है। दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, पलासी का युद्ध, एक तो ये युद्ध और एक है बक्सर का युद्ध, वो 1764 को होता है, ये 1757 में युद्ध होता है पलासी का। देखो पलासी सी लास्ट में आ रहा है, तो देखो सिराजुद्दौला कहाँ भी है वही ऑप्शन कर दीजिए, पलासी यानी सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज, यानी एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ क्या था, सिराजुद्दौला था। तो इस तरह से इनके बीच पलासी का युद्ध हुआ, 1757 में ये युद्ध होता है। आगे देखो तो क्या उत्तर आएगा, सिराजुद्दौला प्लस अंग्रेज।
प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में? देखो यूरोपीय जो व्यापारी थे उनकी थी मसालों में। ये आप याद रखना कि ये जो देश थे ये देश है मांसाहारी देश, और ये मसाले जो सुगंधित मसाले ये भारत में कम काम में लिए जाते हैं, क्योंकि हम शाकाहारी हैं, हमारा भोजन सड़ता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, उनका भोजन बिगड़ जाता था, इसलिए उनको मसालों की बहुत जरूरत पड़ी। और एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, जो अपने काली मिर्च है जिसका हम प्रयोग बिल्कुल ना के बराबर करते, काली मिर्च, और इसको संस्कृत में कहा है यवन प्रिय, यानी यवनों को इतनी प्रिय थी ये कि वो इसको हर काम में प्रयोग में लेते थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये मसालों के बहुत ही शौकीन थे। आगे देखिए, तो प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी की रुचि किसके व्यापार में थे? मसाला। इसमें उत्तर आएगा ए। बंगाल में द्विवेद शासन को किसने समाप्त किया? देखिए द्विवेद शासन आया था, किसने लागू किया था? तो हमने बताया था रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया था ना, हटाया था। ये मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा आपको डबल याद हो गया। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना, उसके तहत 1774 में पहली बार कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें उत्तर होगा 1774। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, सहायक संधि किसने लागू की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सहायक संधि किसने लागू की? तो देखो सहायक संधि किसने की, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि इसने लागू की लॉर्ड वेलेजली ने। और इसमें एक बात, अगला क्वेश्चन आ गया, चलो इसी में बात कर लेते हैं। तो वेलेजली ने क्या किया? सहायक संधि लागू की, किसने? वेलेजली ने। अगला है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था हैदराबाद, और ये था 1798 की बात है ये, यानी 1798 में सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। ये आपको याद रखना है, हैदराबाद। इसके बाद है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो पहला गवर्नर जनरल कौन? देखो इसमें पहले अगर केवल गवर्नर आ जाए आपको याद रखना है, लेकिन भारत का वर्ड दे रखा है इसने। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें कौन करेंगे हम, ये आपको याद रखना है, गवर्नर जनरल भारत का तो विलियम बेंटिक, ये याद रखना है। यानी बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल, अगर केवल यह आ जाए कि पहला गवर्नर जनरल ने भारत शब्द नहीं दिया, यानी बंगाल का पहला, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा, लेकिन यहाँ भारत शब्द दे दिया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा। बेंटिक, बै से बेंटिक और बै से भारत, इस तरह से आपको याद रह जाएगा। तो इसमें उत्तर आएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? देखिए सती प्रथा, ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इसको बैन किया, यानी समाप्त करने का प्रयास किया। पूरी तरह समाप्त नहीं, लेकिन इन्होंने कर दिया था। अगला है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि प्रतिबंध हटाने का जो श्रेय है वो किसको है? तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे, लॉर्ड क्लाइव, चार्ल्स मेटेकॉफ, लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड रिपन। तो इसमें देखो प्रतिबंध हटाने वाला कौन था? चार्ल्स मेटेकॉफ, यानी ऑप्शन बी होगा। चार्ल्स मेटेकॉफ ने मिटा दिया था क्या? प्रतिबंध मिटा दिया था। तो ये याद रखना, इसको भारतीय जो पत्रकारिता है उसका स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है इसको, यानी प्रतिबंध हटा दिया इसने, किसने? चार्ल्स मेटेकॉफ ने। किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत, इसको गोद निषेध प्रथा बोलते हैं। देखो इस वर्ड को आप थोड़ा समझ लेना, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी याद रखना है व्यक्तिगत सिद्धांत हम पढ़ नहीं पाएंगे अगर इसको सरल रूप में लिख दे। गोद निषेध प्रथा यानी क्या था? जिन राजाओं की कोई संतान नहीं थी उन राजाओं को वो गोद लेकर के अपने वंश चलाया करते, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर दिया कि व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी जिन राजाओं की कोई संतान नहीं है उसे गोद लेने का कोई अधिकार नहीं होगा और वो राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। यही क्या था? व्यक्तिगत सिद्धांत था। और इसका प्रतिपादन किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। भारत में पहली रेल कब चली? देखिए तो पहली जो रेल चली वो चली 16 अप्रैल 1853 में, याद रखना 16 अप्रैल। देखो यहाँ भी 16 अप्रैल दे रखा है लेकिन ये 54 दे रखा है। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार मुंबई से थाने के बीच ट्रेन चली, आपको याद रख लेना है। तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, 16 अप्रैल 1853। अगला है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी प्रेस पर पुनः प्रतिबंध लगाया, और ये उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। कौन होगा? लॉर्ड लिटन ने लगाया। और किसने हटाया था प्रतिबंध? चार्ल्स मेटेकॉफ ने हटा दिया था। तो इस तरह से आपको याद करना है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए 153 का, जो भारत का
प्रथम वायसराय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था देखो, तो इसमें दे दिया प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। यानी आपको याद होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उस क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल है उसका पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया था। और 1857 की क्रांति के समय आपको ये पूछे गवर्नर जनरल कौन था, तो भी उत्तर लॉर्ड कैनिंग होगा। और इसी कैनिंग को फिर क्या बना दिया था, वायसराय बना दिया। तो पहला वायसराय कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। एक इसका क्वेश्चन एक और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि अंतिम गवर्नर जनरल जो पहला वायसराय बना, तो वो भी उत्तर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग इसका उत्तर होगा। अगला 154 क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। देखिए अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये देखिए आप, तो अंतिम गवर्नर जनरल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अंतिम गवर्नर जनरल, तो इसमें आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। देखो इसमें उत्तर दे रखा होगा लॉर्ड, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन। आप देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, ये अच्छे से याद देखिए आप, लॉर्ड माउंटबेटन, ये उत्तर आएगा। तो ऑप्शन होगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल था। अगर आपको एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछते हैं वो कि बताओ कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल अगर भारतीय पूछा जाए, तो आपको देखिए भारतीय पहला हो या अंतिम हो, तो उसमें आपको सी राजगोपालाचारी करना है, ये याद रखना। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, जो 1857 की क्रांति उसके बारे में पूछ रहा है। तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को ये शुरू हुई, और ये शुरू कब होनी थी ये भी आपको याद रखना है। तो ये 31 मई 1857 को शुरू होनी थी, लेकिन ये 10 मई को ही शुरुआत हो गई, पहले ही शुरुआत हो गई। ये कहाँ से शुरू हुई, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमें ये तो पढ़ाई हमने कि मंगल पांडे ने शुरू की थी, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी है बंगाल में। तो बैरकपुर जो छावनी है वहाँ से ये 1857 क्रांति की शुरुआत हुई। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी से विद्रोह किया, देखो आ ही गया दोबारा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर क्या होगा, बैरकपुर छावनी से। तो मंगल पांडे जो है उसने सबसे पहले शुरुआत की थी बैरकपुर छावनी से 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन है देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखो 1857 के विद्रोह के समय आ गया नहीं, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो है वो गवर्नर जनरल था, और इसी को बाद में क्या है वायसराय बना दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी हुआ, इसको पढ़ना है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बिहार में, ये आपको याद रखना है। तो बिहार में किसने किया, कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर के थे कुंवर सिंह, सबसे उम्रदराज थे, और इन्होंने एक हाथ गंगा में काट करके समर्पित कर दिया कि मैं आपके साथ धोखा नहीं करूँगा, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि हमारे से मिला हुआ ही आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसने गंगा में एक हाथ समर्पित कर दिया कि मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं क्रांतिकारियों को पूरा सहयोग करूँगा, आप मेरा साथ दीजिए। तो ये बिहार में इन्होंने नेतृत्व किया, किसने, कुंवर सिंह ने। अगला है 1857 के विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया, बहादुर शाह जफर। देखो बहादुर शाह द्वितीय बोलिए या बहादुर शाह जफर, ये अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, इसी के नेतृत्व में ये 1857 क्रांति हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1857 क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ी गई, तो बहादुर शाह जफर, और इसको फिर गिरफ्तार करके हुमायूं के मकबरे से, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इसको कहाँ से गिरफ्तार किया, हुमायूं के मकबरे से, और हुमायूं के मकबरे से इसको गिरफ्तार करके इसको बर्मा के रंगून में इसको भेज दिया। रंगून यानी बर्मा के जेल में, वहाँ इसको भेज दिया गया रंगून में, वहाँ इसकी एक समाधि भी बनी हुई है। इसके बाद देखो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, वहाबी, तो इसमें आपको याद रखना है सैयद अहमद, इसमें ऑप्शन आएगा बी। तो वहाबी जो आंदोलन था उसके प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद खान जो है ये वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है, ये देखिए आप। तो इसमें जो उल्लेख मिलता है वो देखिए किसका उल्लेख मिलता है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें मिलता है सन्यासी विद्रोह का, ये याद रखना सन्यासी विद्रोह। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आनंद मठ से ही हमने क्या लिया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी वो हमारा जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, वो आनंद मठ से लिया गया है। तो सन्यासी विद्रोह का इसमें जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए ब्रह्म समाज, तो इसमें आपको याद रखना है कि ब्रह्म समाज के जो संस्थापक, देखो इसमें दयानंद सरस्वती एक ऑप्शन दे रखा है कि राजा राम मोहन राय। आपको याद रखना है कि दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने तो आर्य समाज की स्थापना की थी, और राजा राम मोहन राय ने क्या किया था,
ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये याद रखना। दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय में हम फर्क थोड़ा कर नहीं पाते क्योंकि दोनों में पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी? आर्य समाज। और राजा राम ने तो भगवान राम जो हो ब्रह्म कहलाते हैं, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन ये चलाया, इसका उत्तर होगा दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन, क्या था ये शुद्धि आंदोलन? जो लोग कालांतर में जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उनके भय से जो हिंदू से मुसलमान हो गए थे उनको पुनः अपने धर्म में लाने का काम किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। उसी को कहते हैं हम शुद्धि आंदोलन। तो इस तरह से आपको याद हो गया ये शुद्धि आंदोलन। अगला क्वेश्चन हमारा, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है ये भी आपको याद रखना है, किसने दिया वेदों की ओर लौटो ये नारा? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रमुख जो नारा था वो वेदों की ओर लौटो, ये बहुत अच्छा नारा था इनका, वेदों की ओर लौटो। अगला देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 165 हमारे क्वेश्चन हो गए हैं और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 166वां जो क्वेश्चन है वो देखिए। 1893 की शिकागो की धर्म संसद में भाग लेने वाले पहले भारतीय संत कौन थे? देखो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन या धर्म संसद बोल दे इसने, विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो आपको याद है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो आपको याद रखना है कि इन्होंने खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह की सहायता से, क्योंकि ये इनके पास इतना धन नहीं था कि विश्व धर्म सम्मेलन में भाग ले सकें, लेकिन उनकी सहायता से स्वामी विवेकानंद ने और शिकागो अमेरिका में जो धर्म संसद हुई थी 1893 में उसमें भाग लिया और भारत की तरफ से हिंदू धर्म के पुरजोर वकालत की। इसके बाद है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? देखो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो इसमें आएगा सर सैयद अहमद खां। देखिए इसमें उत्तर आएगा, आप देख लीजिए, सर सैयद अहमद खां, जो ऑप्शन है डी। तो ऑप्शन डी वाला होगा, सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया है, ये आपको याद रखना है। अगला है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन, तो युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो। तो देखो जो यंग होता है, जो यंग लड़का होता है कभी डरता नहीं है, कभी डरता नहीं, इसलिए यंग बंगाल आंदोलन में डेरोजियो यानी डरने का कोई काम नहीं है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ये याद रखना आपको कि यंग बंगाल आंदोलन के क्या है ये? प्रवर्तक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय, देखो इसमें और ऑप्शन बता देता हूँ आपको। देखो कर्नल अलकाट, ये जो कर्नल अलकाट है ये कौन थी? ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। एनी बेसेंट थी, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपको याद रखना है। और राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, ये भी आपको अच्छे से याद है, राजा राम मोहन राय, जिन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने और सती प्रथा पर रोक लगाई। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय भारत में कहाँ? तो अडियार है मद्रास में, ये याद रखना अडियार। तो ऑप्शन होगा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? डी, ना सी इसका उत्तर आएगा अडियार, मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय यहाँ बनाया गया। अगला है सत्यार्थ प्रकाश किसकी करती है? सत्यार्थ प्रकाश है ये स्वामी दयानंद सरस्वती की, याद रखना सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की करती है, ठीक है। इसके बाद अगला है भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? ये क्वेश्चन भी ऊपर भी जिक्र किया है। तो इसका उत्तर आएगा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और विलियम बेंटिक ने इस पर प्रतिबंध लगाया। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया है वो कब लगाया? 1829 में। अगला क्वेश्चन है अपना, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा, तो तत्वबोधिनी जो सभा है उसके देखिए कौन थे? तत्वबोधिनी इसके हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये थे जो रविंद्रनाथ टैगोर उनके भाई थे ये। तो उन्होंने तत्वबोधिनी सभा जो है उसको बनाया, तो उसके संस्थापक हुए तत्वबोधिनी, दया पर जोर है तो देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। और इसको जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसको बनाने वाले इसके जनक कौन थे? वो आपको याद रखना है A.O. होम, ये आगे आएगा इसका संस्थापक। तो अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय
ये राष्ट्रीय में टी बड़ी आएगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको याद रखना A.O. हुम, ये याद रखना A.O. हुम, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. हुम। तो याद रखना विदेशी लोगों ने एक सेफ्टी वाल के रूप में इसको बनाया था। आज भी इसके विदेशी अध्यक्ष हैं, यानी सोनिया गांधी इसके अध्यक्ष हैं। ये भारत की कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको याद रखना है। तो पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। देखिए दोनों नाम एक ही है, W.C. या व्योमेश चंद्र बनर्जी, एक ही बात है। W.C. बनर्जी बोलिए या व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलिए, एक ही बात है। तो ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। देखो इससे पहले भी मैंने आपको जिक्र किया था जब कोई ऑप्शन में, तो उसमें ये एनी बेसेंट, देखो ये आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष है वो कौन थी? तो उसका उत्तर होगा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट जो है ये पहली महिला अध्यक्ष थे। अगर इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, अगर यहाँ पहली और महिला के बीच में आ जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपको क्या करना है? सरोजनी नायडू इसका उत्तर होगा। लेकिन अब इसका उत्तर क्या होगा? श्रीमती एनी बेसेंट इसका उत्तर होगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल देखिए, लाल से बना लाला लाजपत राय, बिल्कुल सही है। बाल से बाल गंगाधर तिलक बना और पाल से विपिन चंद्र पाल, यानी तीनों ही इसमें ऑप्शन सही होंगे। तो ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह लाल बाल पाल ये कौन थे? ये गर्म दल के नेता थे और ये ईंट का जवाब पत्थर से देने में विश्वास करते थे। जबकि गांधी जैसे लोग जो हैं वो उदारवादी लोग थे, वो ये कहते थे कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो। जबकि ये क्या थे? गर्म दल के नेता थे। गणपति और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ की? ये जो गणपति और शिवाजी उत्सव है ये महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्रवाद को मुखर करने के लिए ये किसके द्वारा किया गया है? ये आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव ये शुरू किया गया, ताकि लोगों को जो है राष्ट्रवाद उनमें जगाया जा सके, अंग्रेजों के खिलाफ उनको किया जा सके। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो बंगाल विभाजन जब भी आता लॉर्ड कर्जन का नाम आता। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध ये किससे है? देखो स्वदेशी आंदोलन चला था और बहिष्कार करना किसका? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाना। इसका संबंध किससे था? बंग भंग से। यानी 1905 में जो बंगाल का विभाजन कर दिया था, बंगाल का विभाजन आपको पता है कि बंगाल को दो टुकड़ों में कर दिया। एक तरफ तो ये तो पश्चिम बंगाल हो गया और ये पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश बना हुआ है। ये 1905 में इसका बंगाल विभाजन कर दिया था। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी, इस आधार पर इसको पूर्वी बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल, ये आपको याद रखना है। तो इसके खिलाफ पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन चला और अंग्रेजी जो वस्तुओं का बहिष्कार करने का कार्यक्रम चला। तो ये किससे संबंधित हुआ? बंग भंग से। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक V.D. सावरकर, यानी वीर दामोदर सावरकर इसको पूरा नाम है। तो अभिनव भारत के ये संस्थापक थे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा, वो देखिए आप कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की है? लंदन में, कहाँ? लंदन में, जो इंग्लैंड की राजधानी है, वहाँ इंडिया हाउस। तो इसका उत्तर आएगा देखो V.D. सावरकर, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये उत्तर आएगा इसका सी। यानी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो है वो इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की? लंदन में की। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए नए भी हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ये हार्ड हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आए हुए हैं और बार बार इनकी जो प्रायिकता है वो ज़्यादा है, यानी बार बार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को मैं कलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए। तो आप इसको बिल्कुल ये ध्यान में रख करके, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से इसको पढ़ें। तो भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो देखो पहला है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को देखो माता बसंत कहा जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है उत्तर। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मैडम भिकाजी कामा इसका उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा? मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा के बारे में थोड़ा जान लेंगे कि देखो मैडम भिकाजी कामा एक ऐसी महिला है जिन्होंने विदेश में अपना तिरंगा लहराया। भारत में तो लहराया सभी ने, लेकिन विदेश में तिरंगा लहराने वाली जो महिला थी वो मैडम भिकाजी कामा है। तो इसको भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है, यानी बाहर देश में भी इन्होंने ये अपनाया।
अगला है इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की जो ढाका बांग्लादेश में हुई थी 1906 में। तो इसका ऑप्शन होगा क्या, आपको याद रखना है 1906, यानी बी ऑप्शन होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, इससे आगे 184 के बाद में है 185 वाला क्वेश्चन देखिए। 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दिल्ली दरबार, तो देखो 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, इसी 1911 में आपको पता होगा कि राष्ट्रगान जो जनगणमन है वो गाया गया। तो लॉर्ड होर्डिंग, आप याद रखना, 1911 में भव्य कार्यक्रम किया तो उसमें होर्डिंग तो टांगे गए चित्रों के। तो लॉर्ड होर्डिंग जो है इस समय दिल्ली दरबार के समय वायसराय थे। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। किसने विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया? देखो आ गया नहीं इसमें, किसने विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज? तो देखो इसमें क्या है, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, द्वारकानाथ दास और वारिंदर घोष। तो देखो इसमें विदेश में, ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा छोड़ना पड़ेगा कि सर्वप्रथम विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, तो देखो भिक्काजी कामा इसमें उतराना चाहिए, लेकिन मैं अगले ही क्वेश्चन में इसको बता दूंगा जरूर मैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, गदर पार्टी के संस्थापक, तो गदर पार्टी जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के थे लाला हरदयाल, ये याद रखना। गदर पार्टी कौन थे? लाला हरदयाल, ये आपको याद रखना है, लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए ध्यान से, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये याद रखना है, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन जो है इस समय भारत का वायसराय था। इसके बाद है, गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? देखो एक बात ध्यान में रखें, भाई कांग्रेस पार्टी थी उस समय, ये याद रखना डफरिन, यानी डफर व्यक्ति था, तभी एक विदेशी आदमी ने आकर के कांग्रेस बना ली, नहीं तो क्या हिम्मत थी। तो लॉर्ड डफरिन इसका उत्तर होगा। गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु पूछे तो एमजी रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे। तो इस तरह गांधी के गुरु गोखले, गोखले गुरु रानाडे। तो गांधी गए से गांधी, गए से गोखले, ये इसके गुरु थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? हैं, तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बहुत ही अच्छा नारा था, ये था बाल गंगाधर तिलक का, सबसे प्रसिद्ध नारा है ये, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। अगला क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन पूरा करेंगे हम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने? देखो होम रूल लीग जो है वो किसने स्थापना की? देखो इसमें ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। देखो ध्यान रखिए कि सबसे पहले देखो बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी, एनी बेसेंट ने, लेकिन पहले बाल गंगाधर तिलक, तो इसमें उत्तर आएगा ए। लेकिन आपको से केवल ये पूछा जाए कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने भी और ये एनी बेसेंट ने भी, ये आपको याद रखना है, दोनों ने ही की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना, तिलक ने कहा पुणे में, ठीक है। इसके बाद देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? ये कब की बात है? देखो ये देखो ऑप्शन देगा 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1917, 17 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल, ये कौन सा है? 13 अप्रैल 1916, तो ये सही नहीं है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन, याद रखना है, बैसाखी के दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जो प्रमुख आरोपी था वो कौन था? जनरल डायर था, याद रखना। और इसी जनरल डायर की हत्या करता है ऊधम सिंह। जलियांवाला बाग कांड में आयोजित सभा पर गोलियां किसने चलवाई? देखो आ गया नहीं उत्तर, तो किसने? जनरल डायर ने। किसने चलवाया? जनरल डायर ने ये गोलियां चलवाई। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी? सर की उपाधि, देखो सर की उपाधि थी किसके पास, वही तो वापस करेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पास सर की उपाधि, सर रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे इसको। तो इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखो इसमें आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने इसके विरोध में, आपको याद रखना है, केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर उसने सर की उपाधि, जमनालाल बजाय ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख भी लिया करो साथ साथ अगर कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है,
भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। देखो पृथक निर्वाचन, ये जो पद्धति है आपको ध्यान, पृथक निर्वाचन, ये 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है उसमें ये बात आ रही है। तो इसमें पृथक निर्वाचन यानी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन करवाए गए, तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो इसमें उत्तर होगा बी यानी 1909। अगला क्वेश्चन है, गांधी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? सबसे पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वो चंपारण बिहार में किया था 1917 में। और याद रखना तुम्हें कि इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को जो निमंत्रण देने वाला था वो था राजकुमार शुक्ल। तो वो किसान नेता था राजकुमार शुक्ल, उसने इसको निमंत्रित किया था। अगला क्वेश्चन आ भी जाएगा इसमें संबंधित, देखिए इससे अगला ये कह रहा है इसमें, चंपारण में किसानों को किसकी खेती के लिए 3 कठिया पत्ती, देखो 3 कठिया 3/20 पत्ती, यानी इस भाग में आपको नील उगाना ही पड़ेगा। तो ये नील के लिए विवश किया जाता था कि नील की खेती करना अनिवार्य था और इसी के लिए सत्याग्रह किया गया था, क्योंकि नील जो है ना वो अंग्रेज ज़बरदस्ती और ये बिजाई करवाते थे कि करना ही पड़ेगा। 3/20 भाग में आपको करना, ये 3 कठिया प्रणाली थी और इसके विरोध में जो किसानों ने आंदोलन किया वो चंपारण किसान आंदोलन था और ये गांधी का पहला आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? देखो असहयोग आंदोलन है ये 1920 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया असहयोग आंदोलन? 1920 में, ये याद रखना है। 1922 में तो स्थगित कर दिया, लेकिन 1920 में ये शुरू किया असहयोग आंदोलन यानी बिना सहयोग। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? आएगा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को मैंने इस तरह से रखा है। तो ये आएगा चोरी चौरा कांड, ये याद रखना है, चोरी चौरा कांड। ये यहाँ इस स्थान का नाम है, ये इस स्थान पर ये जो आंदोलन है ये क्या है, हिंसक हो गया था और इस कारण से इसने गांधी ने ये 1922 में इसको स्थगित कर दिया। किसको? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा वो देखिए आप, 200वां क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी, तो स्वराज पार्टी देखिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, दूसरा चित्तरंजन दास, तीसरा महात्मा गांधी। तो इसमें मोतीलाल नेहरू भी थे और चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलकर ही स्वराज पार्टी की बनाई थी। तो इस तरह से ऑप्शन होगा डी यानी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस तरह से हमने 200 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और लाइक करें, और जो पहली बार इस वीडियो से को देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और भी लेके आपके लिए आ रहा हूँ, इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित, राजनीति विज्ञान से संबंधित, यानी हर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण और आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं कलेक्ट करके आपके पास लेके आ रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।